वेलकम टू फॉर्मूलेटर। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि बीपीएससी एई में पेपर 4 जनरल इंजीनियरिंग का क्वेश्चंस है। एक्चुअली जो आईटीआई प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का वैकेंसी आया है, उसका जो सिलेबस है और जनरल इंजीनियरिंग पेपर 4 का जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली सेम है। तो हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जो कि ना जनरल इंजीनियरिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल पार्ट अभी डिस्कस करने वाले हैं। रेस्ट के पार्ट जो है मैकेनिकल सिविल के दूसरे सर लोग डिस्कस करेंगे ना। तो हम जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे एसएससी जेई का बैच अनाउंस्ड है, अगर आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन इसका ओपन है। ये मॉक टेस्ट के लिए है और इसमें 50 मॉक्स आपको मिलेंगे, इसमें आप ले सकते हैं एडमिशन। देयर आर सम रिजल्ट्स नाउ। तो पहला जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सर्वेइंग का क्वेश्चन है, बट सर्वेइंग में इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों के ही पार्ट पढ़ने हैं, तो इसलिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट सर्वेइंग का एक क्वेश्चन है। ये टॉपिक जो है सर्वेइंग में आता है बट रिलेटेड है इलेक्ट्रिकल से, दैट्स व्हाई हम डिस्कस। तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एक बार। एलवीडीटी वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। एलवीडीटी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एलवीडीटी का मतलब कितना होता है? लिनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, एलवीडीटी। तो इसका कौन से प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है ये पूछा जा रहा है। देखो, एलवीडीटी का यूज किया जाता है पोजीशन पोजीशन को समझने के लिए, कहाँ पे पोजीशन है, कितने दूरी पे है, उसको हम लोग जानने के लिए एलवीडीटी का यूज करते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें एक कॉइल होता है, ध्यान से समझना। इसमें एक कॉइल होता है, इस कॉइल में मैग्नेटिक कोर डाला होता है। इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक कोर, कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक कोर डाला होता है। ठीक है, अब देखिए, इस मैग्नेटिक कोर को इस मैग्नेटिक कोर को हम लोग ऊपर और नीचे, लाइक दिस, ऊपर और नीचे घिसकाते हैं। मतलब पोजीशन पे ये ऊपर और नीचे की तरफ जाता है। तो जैसे जैसे ये ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, इसकी जो मैग्नेटिक कपलिंग है वो चेंज होती है। जैसे कि एक कॉइल ये हुआ, दूसरा कॉइल एक और हुआ यहाँ पे, लाइक दिस द सेम कॉइल। इस तरह के ये ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करते हैं, इसलिए इसको ट्रांसफार्मर बोला जाता है। एलवीडीटी का जो लास्ट टर्म है टी, दैट इज मींस ट्रांसफार्मर। तो अब देखिए, ये एक दो कॉइल हैं और इसके दो कोर्स हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपको ये आइडिया होगा कि अगर आप इसको ऊपर और नीचे करेंगे तो इसका जो म्यूचुअल कपलिंग है ना वो कम और ज्यादा होगा, है ना। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस कपल्ड होते हैं, क्योंकि ये मैग्नेटिक कोर और कपल्ड है, किससे कपल्ड है? दो कोर से कपल्ड है। एक कोर पे कपल्ड है, अगर इसको आप मूव करते हो तो इसके बीच की म्यूचुअल कपलिंग चेंज होती है, क्योंकि ये कोर में ना म्यूचुअल कपल्ड करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये जो कोर है इसकी परमियाबिलिटी, जो कि रिलेटिव परमिबिलिटी होती है, इसकी वैल्यू ज्यादा होती है, जिसके चलते मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने की क्षमता इसमें ज्यादा होती है और म्यूचुअली फ्लक्स कपल्ड होने की क्षमता ज्यादा होती है। तो इसलिए एलवीडीटी जो है ना वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस होता है। जैसे जैसे इसके पोजीशन चेंज होते हैं, म्यूचुअल फ्लक्स की चेंजिंग चेंज होती है, और उस म्यूचुअल फ्लक्स की चेंजिंग के चेंज होने के चलते आपका इंडक्टेंस वेरी करता है। तो व्हाट विल द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी वेरिएबल म्यूचुअल इंडक्टेंस। लेट अस सी द नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ के बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चंस हैं। पहला जो हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 9, वो एक्चुअली सर्वेइंग का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 34, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसको हमको समझना है। अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कैपेसिटेंस हैविंग three capacitors having capacitance value of 4 microfarad, 5 microfarad and 8 microfarad is connected across a potential of 230 volt. The charge on each capacitance is। क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास तीन कैपेसिटेंस है और तीनों किस में लगे हुए हैं? तीनों लगे हुए हैं आपके सीरीज में। इस तरह के तीन कैपेसिटेंस हैं और तीनों लगे हुए हैं सीरीज में, लाइक दिस। ठीक है, ये तीन व्हाइट वाले जो है आपके तीन कैपेसिटेंस हैं और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। तो चलिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन बना दिया जाता है इसको। ओके, इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन है।
एंड ये सप्लाई किए गए हैं, किससे सप्लाई हुए हैं? तो एक सोर्स है जो कि 230 वोल्ट का सोर्स है। यहाँ एक सोर्स है जो कितने वोल्ट का है? 230 वोल्ट का है, राइट। यहाँ एक सोर्स है, लेट इट बी पॉजिटिव नेगेटिव है ये, और हालांकि ये एसी सोर्स है तो इसका आरएमएस वैल्यू दिया हुआ है 230 वोल्ट। यहाँ कुछ एसी सोर्स है, ये एक C1 है, ये 3 कैपेसिटेंस है, ये C1 ले लीजिए, C2 C3 ले सकते हैं आप। और ये कितने माइक्रोफराड का है? जो पहला है डेट इज द 4 माइक्रोफराड, जो दूसरा है डेट इज द 5 माइक्रोफराड, एंड जो तीसरा है डेट इज ऑफ 8 माइक्रोफराड। इस तरह का क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन तीनों कॉम्बिनेशंस में, या फिर ये जो कैपेसिटर्स आपका सीरीज में लगे हुए हैं, इसमें जो चार्ज होगा वो कितना होगा? तो एक्चुअली बेटा चार्ज जो है ना वो सेम फ्लो होता है। जब सीरीज में आप कॉम्बिनेशन में लगाते हैं कैपेसिटेंस, तो जो चार्ज जो है ना वो सेम फ्लो होता है। क्यू जो है ना वो सेम फ्लो होता है, यानी कि इक्विवेलेंट चार्ज इसमें फ्लो होता है, वो सेम फ्लो होता है। इसको क्यू इक्विवेलेंट भी आप बोलते हो, और ये सेम फ्लो होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? जो क्यू इक्विवेलेंट होता है आपको पता होगा, कैपेसिटेंस के केस में Q इक्वल टू C इंटू V होता है। तो क्योंकि इक्विवेलेंट चार्ज निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे आप? C इक्विवेलेंट इंटू V लिखोगे। V की वैल्यू कितनी दी हुई है? 230 दी हुई है। C इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा, और तब हमें Q इक्विवेलेंट निकल जाएगा। C इक्विवेलेंट हमें निकालना होगा क्योंकि V दिया हुआ है, तो Q इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और सेम वही चार्ज इसमें फ्लो होगा। दैट्स इट, इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें C इक्विवेलेंट निकालना है, और ये कौन से कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है? ये लगा हुआ है सीरीज के कॉम्बिनेशन में। तो जब सीरीज के कॉम्बिनेशन में आप C इक्विवेलेंट निकालोगे, तो सीरीज के कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये पैरेलल जैसा बिहेव करेगा। पैरेलल जैसा बिहेव करने का मतलब क्या हो गया? 4 माइक्रोफराड, 4 माइक्रोफराड मल्टीप्लाई बाई, पहले इन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं हम, और फिर टोटल में 8 का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे। आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। इधर आप इन दोनों कॉम्बिनेशन निकाल सकते हो, मतलब कि 3 के कॉम्बिनेशन निकालने हैं। तो चलिए एक बार में लिख देते हैं हम, कितना हो जाता है ये 1 बाई C इक्विवेलेंट, यानी कि ये पैरेलल जैसा जाता है। तो 1 अपॉन 4 माइक्रोफराड प्लस 1 अपॉन 5 माइक्रोफराड एंड प्लस 1 अपॉन 8 माइक्रोफराड। ठीक है, ये हो गया, बड़ी सिंपल सा। ठीक है, यहां से अगर आप C इक्विवेलेंट निकालोगे, ये कितना होगा? जस्ट थिंक, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/8। तो ये 1 बाई जो C इक्विवेलेंट आएगा डेट इज कमिंग एज 575। और अगर आप टोटल C इक्विवेलेंट निकालोगे तो C इक्विवेलेंट इज कमिंग एज 1.74 माइक्रोफराड। ठीक है, तो 1.74 माइक्रोफराड आ गया। कैसे निकलता है? तो ये इनको ऐड करना है, ये तीन वैल्यूज हैं, माइक्रोफराड को कॉमन कर लेना, बाहर की तरफ निकाल लेना। ठीक है, 1/4 1/5 1/8 ऐड करना है, विल गेट, एंड उसको इन्वर्स कर देना, माइक्रोफराड में आंसर आ जाएगा। तो 1.7 माइक्रोफराड। अब हमें C इक्विवेलेंट निकल गया 1.7 माइक्रोफराड, भी हमें पता है 230, तो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Q। दिस इंप्लाइज दैट द Q इक्विवेलेंट इक्वल टू 1.74 into 10 to the power -6 माइक्रो है, इसलिए this multiply by 230, and that will be coming as, what is the C equivalent, into, it is coming as 400 into 10 to the power 6 coulomb. Okay, now we are getting the Q equivalent equal to 400 into 10 to the power 6 coulomb, है ना। जबकि यहाँ पे कोई ऑप्शंस है नहीं, इस क्वेश्चन में सब ये मार्क्स सबको नहीं मिला था, सबको मार्क्स 0 हुआ था, ये क्वेश्चन डिस्कनेक्ट हुआ था और इसको नेग्लेक्ट किया गया था। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? बट एक्चुअली दैट शुड बी, अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आपको फॉर्म कैसे करना है, इस तरह से, और ये कितना होना चाहिए? 400 माइक्रो कूलम, है ना। तो ये डिलीट हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है। तो दैट विल बी द आंसर, दैट इज द 400 माइक्रो कूलम। ओके, हालांकि ये किया क्या है, इस क्वेश्चन में आंसर जो निकाला है वो इस तरह निकाल दिया है। एक्चुअली ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, C इंटू भी मल्टीप्लाई होना चाहिए। एक्चुअली उसने ना इसको डिवाइड कर दिया है ना, ये दिस डिवाइड बाय दिस कर दिया है, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग को आंसर यहाँ पे। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 35।
द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट है, इनके बीच के रेजिस्टेंस आपको निकालने हैं। ये सारे वैल्यू आर 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 ओम के दिए हुए हैं, ठीक है। एक बात समझिए, यहाँ पे ये आर ओम आर ओम आर ओम जब पैरेलल में लगता है, अगर बराबर वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो जितने बार लगे होंगे ना उससे डिवाइड किया जाता है। मतलब क्या हुआ, यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, है ना, अगर यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस आप निकालोगे, आर ओम आर ओम आर ओम ये करके निकालना होता है, तो यहाँ का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर बाई थ्री। यानी कि जो रेड वाला हम घेर रहे हैं ना, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, आर बाई थ्री, ठीक है। उसी तरह से ये भी कितना हो जाएगा, ये आर आर आर, ये तीन आर है, तो ये कितना हो जाएंगे यहां से लेके ये तक, ये भी हो जाएंगे आर बाई थ्री। ओके, तो यहां से लेके ये जो आप निकालोगे ये पूरा वैल्यू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर बाई थ्री। सिमिलरली अगर आप यहां निकालोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, ये यहां से लेके यहां तक, ये भी हो जाएगा आर बाई थ्री, ठीक है। एंड फाइनली ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर बाई थ्री, क्योंकि तीन तीन रेजिस्टेंस हैं और कहां लगे हुए हैं, तीनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो जब बराबर रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो उनका इक्विवेलेंट वैल्यू बराबर हो जाता है। ये हो जाएगा आर बाई थ्री, हियर ऑल्सो आर बाई थ्री, एंड ये भी हो जाएगा आर बाई थ्री, ठीक है। तो बराबर रेजिस्टेंस से तो हमने डिवाइड कर दिया। नाउ ये तीनों क्योंकि अब सीरीज में हो जाएंगे, ये आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री, तो इनका कंबाइंड वैल्यू कितना हो जाएगा, ये टोटल जो कंबाइंड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री, दिस बिकम इक्वल टू आर। ओके, यानी कि ये जो पूरा रेजिस्टेंस जो अंदर दिख रहा है इसका वैल्यू कितना हो गया, आर। अब देखिए, ऊपर लगा है आर, नीचे भी है आर, और बीच में हो गया आर। तो एक्चुअल जो आपका आर ए बी होगा, ए और बी के बीच में, तो ऊपर भी आर है, बीच वाला जो टोटल दिया हुआ था उसका वैल्यू भी आर है, और नीचे का वैल्यू भी आर है। तो फिर तो वही हुआ ना, आर आर आर, तीन आर का कॉम्बिनेशन है और वो पैरेलल में लगे हुए हैं। तो फिर कितना हो जाएगा, टोटल आर का कॉम्बिनेशन है और तीन पैरेलल में लगे हुए हैं। द करेक्ट विल बी, यानी कि तीन आर का कॉम्बिनेशन पैरेलल में लगा हुआ है, आर पैरेलल विथ आर, पैरेलल विथ आर, तीन सेम आर पैरेलल में, तो हो जाता है आर बाई थ्री। इसी कॉन्सेप्ट पे ऊपर वाला भी लिखा हुआ था। तो आर बाई थ्री विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि 35 में क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर कितना हो जाएगा, आंसर सी। Now let's see the next question, question number 36. I am reading the question once. The value of resistance of each element in a star network is R by 3. Then the value of resistance of each element in equivalent delta network is option A R, option B 3R, option C R by 6, option D R by 9. देखिए, हमारे पास स्टार दिया हुआ है और ये सारे वैल्यू आर ए के वैल्यू कितना है, आर बाई थ्री, इसका वैल्यू कितना है, आर बाई थ्री, इसका वैल्यू कितना है, आर बाई थ्री, सबका आर बाई थ्री, आर बाई थ्री है। आपको बोल रहा है ये इक्विवेलेंट डेल्टा बनाया गया है, इसमें ये सारे वैल्यूज बताइए, आर ए बी का, आर बी सी का और आर एस सी ए का। तो स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन करना है। अगर आप स्टार टू डेल्टा कन्वर्सन पढ़े हैं तो आर ए बी का फॉर्मूला कितना होता है, पहले कंबाइन कर लीजिए, यानी कि आर ए आर बी प्लस आर बी आर सी प्लस आर सी आर ए, ये तीन कंबाइन हो गया, आर ए आर बी, ए बी बी सी सी ए, होल डिवाइड बाई पहला टर्मिनल आर ए बी निकलना है तो आर ए, फिर उस तरह आर बी, फिर उस तरह आर सी, ये फॉर्मूला होता है, बड़ी सिंपल सा फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पे सारे एलिमेंट अगर सेम होंगे तो आर बाई थ्री 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 सारे सेम होंगे। तो पूछ रहा है कि आप वैल्यूज बताए कितना होगा, है ना। अगर ये भी आर बाई थ्री होगा, ये भी आर बाई थ्री होगा, ये भी आर बाई, सब आर बाई थ्री होगी। अगर ये सेम वैल्यू होंगे तो क्या होगा, एक कॉमन हो जाएगा, कोई भी एक वैल्यू कॉमन हो जाएगा क्योंकि सब सेम होंगे, और वो नीचे वाला से कट जाएगा। तो आपका जो इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसमें से एक तो कॉमन होकर कट जाएगा, तो बच जाएगा आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री प्लस आर बाई थ्री, एंड दैट बिकम इक्वल टू आर। और ये पढ़े होंगे कि अगर सेम एलिमेंट है तो स्टार से डेल्टा कन्वर्ट करने पे वो 3 गुना हो जाता है, डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करने पे वो 1/3 हो जाता है। तो अगर ये आर 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 होंगे तो कितना हो जाएगा, इधर आर बाई थ्री, अगर ये आर बाई थ्री होंगे तो इधर कितना हो जाएगा, आर। द करेक्ट आंसर विल बी आर, यानी कि 36 का आंसर कितना हो जाएगा, ए। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर
37. I'm reading the question once. Two coils are connected in parallel and the voltage of 300 volt is applied on the terminal. The total current taken is 30 ampere and the power dissipated in one of the resistance is 1600 watt. Determine the resistance of each coil and select the appropriate option. क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें दो कॉइल है। आपके पास एक सर्किट है जिसमें दो कॉइल है। तो ये एक सर्किट हुआ और ये कैसे कनेक्टेड है? दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन। दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन। तो पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पे लाइक दिस, इस तरह से। और ये पूरे पैरेलल में यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है ये 300 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है। इस पूरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज लगा हुआ है ये एक 300 वोल्ट का वोल्टेज, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इस कॉइल में क्या है? तो इस कॉइल में होगा आपका, कॉइल का मतलब क्या होता है? इंडक्टर होता है और रजिस्टर। ये दो कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं। ये हो गया रजिस्टर और फिर आपका हो गया सॉरी इंडक्टर और रजिस्टर, ठीक है। ये मान के चलिए R1 है, ये मान के चलिए R2 है, इस तरह के वैल्यूज हैं। ये कॉइल 1 है, कॉइल 2 है और यहाँ पे क्या वोल्ट लगा हुआ है? इट इज कमिंग एज सम 300 वोल्ट। 300 वोल्ट का सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है। अब देखिए, जैसे यहाँ पे स्टेडी स्टेट में जाओगे, वोल्टेज सोर्स डीसी नेचर का दिख रहा है और स्टेडी स्टेट में बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। ये क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये कॉइल शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ कनेक्टेड हो जाएगा इस तरह से। यानी कि ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपके पास अब दो रेजिस्टेंस बच गए, R1 एंड R2, क्योंकि स्टेडी स्टेट में बात करना है। यहाँ पे वैल्यूज जो है ना साइन के टर्म में नहीं दिया है। वो 300 वोल्ट की आपके पास सप्लाई है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि मान के चलिए एक जो रेजिस्टेंस है उसकी जो वाट है, वो जो पावर ऑब्जर्व कर रहा है वो 1600 वाट एक्टिव पावर ऑब्जर्व कर रहा है। तो दूसरे कॉइल में क्या पावर होगा? एंड एक्चुअली में निकालना क्या है? इनके रेजिस्टेंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो आपको मान के चलिए R1 में जो पावर है वो आप अगर निकाल लें तो पावर का फॉर्मूला कितना होता है? वोल्टेज इंटू करंट। तो सिंस पावर क्या होता है? V इंटू आई कहिए, या फिर आप I को V बाई आर लिख सकते हो, तो V स्क्वायर बाई आर भी कह सकते हो। तो मान के चलिए, हम मान के चल रहे हैं कि जो कॉइल का पावर दिया हुआ था 1600 वाट, वो मान के चलो कि वो R1 का पावर दिया हुआ था। इसलिए इफ P1 इक्वल टू 1600 वाट, अगर P1 को 1600 वाट मान रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या निकाल पाओगे? R1 निकाल लोगे। तो R1 कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बाई P1। V स्क्वायर मतलब 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई P1 कितना दिया है? तो दैट इज गिवन एज 1600 वाट एंड इट विल बी इक्वल टू 300 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1500 वाट, सॉरी 1600 वाट, 56.25, 56.25 आ रहा है। ये 56.25 आ रहा है, ठीक है। नाउ अब क्या कह रहा है कि R1 तो आप निकाल लिए 56.25, लेकिन ये ऑप्शन में दिया नहीं है R1 का वैल्यू, यानी कि आपको दूसरे वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है, इसमें ना 56 दिया नहीं है। दो वैल्यू पूछ रहा है ना ईच रेजिस्टेंस, तो एक ही वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्चुअल अगर 56 नहीं है, इसका मतलब किसका वैल्यू दिया है? R2 का। नाउ लेट्स कम टू द R2 वाले पार्ट में। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना एम्पियर जा रहा है? वो 30 एम्पियर जा रहा है। टोटल करंट 300 एम्पियर है और टोटल करंट होगा कितना है? जो भी वोल्टेज है डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 30 एम्पियर। तो हम निकाल पाएंगे यहाँ से क्या? R इक्विवेलेंट इजीली फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए, R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? तो R1 पैरेलल विथ R2। फॉर्मूला कितना होता है? R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ये सिंपल फॉर्मूला है। R1 आप कितना निकाले हैं? 56.25 प्लस R2 डिवाइड बाई 56.25 प्लस R2, सॉरी ऊपर मल्टीप्लाई है नीचे प्लस, इंटू R2 प्लस R2, ठीक है। तो हमने ना R इक्विवेलेंट निकाल लिया। टोटल करंट कितना दिया हुआ है? दैट इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। टोटल जो I इक्विवेलेंट होगा,
आई इक्विवेलेंट दैट इज आल्सो V by R इक्विवेलेंट। ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 30 एम्पियर। ये आई इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? 30 एम्पियर। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहां से आप क्या निकाल पाओगे? अगर आप आर इक्विवेलेंट निकालने जाओगे तो कितना हो जाएगा? V बाई 30, V कितना है? 300 डिवाइड बाई 30, मतलब आर इक्विवेलेंट कितना ओम है? 10 ओम है। तो आर इक्विवेलेंट आपको 10 ओम पता चल गया। यहां पे आपको आर इक्विवेलेंट का इक्वेशन मिल गया, तो आप क्या निकाल सकते हो? इसलिए R1 सॉरी ये आर इक्विवेलेंट कितना आया? 56.25 प्लस R2 डिवाइड बाई, और मल्टीप्लाई है सॉरी, मल्टीप्लाई बाई R2 डिवाइड बाई 56.25 plus R2, this will be equal to 10 ohm. From here you can find the value of R2. कैसे निकालोगे? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये कितना हो रहा है? ये 56.25 R2 इक्वल टू 56.25 इंटू 10, ये हो जाएगा 262.5, ये मल्टीप्लाई कर लो यहाँ से, प्लस 10 R2। ठीक है, इसको इधर भेज लीजिए 10 R2 को, दैट इज कमिंग एज 46। अब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 46.25 R2 दैट इज इक्वल टू 562.5। एंड जब यहां से आप R2 निकालिए, R2 कितना आ जाएगा? दिस डिवाइड बाई 46.25 दैट इज कमिंग एज 12.16 ओम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो गया इसका? 12.16 ओम। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेते हैं। तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 12.16। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38। If equalizer bar is not used in two parallel connected compound DC generator, then one of generator may run as motor, both generator are may stop, one of generator may stop, both generator may start hunting। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है? डीसी मशीन है, और ये पैरेलली कनेक्ट हुए हुए हैं इस तरह से। ठीक है, एक डीसी कंपाउंड डीसी जनरेटर, दोनों कंपाउंड जनरेटर है इस तरह के। ये डीसी जनरेटर है, ये मान के चलो ये जनरेटर G1 है डीसी, और ये जनरेटर G2 है डीसी। इनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है, और इसमें क्या नहीं लगाया गया है? इक्वलाइजर बार नहीं लगाया गया है। इक्वलाइजर बार इसमें नहीं लगाया गया, ये पैरेलल कनेक्शन। तो होता क्या है, जब इक्वलाइजर कहां लगाया जाता है? इक्वलाइजर यहाँ पे ना इक्वलाइजर कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, इससे होता क्या है, जब भी यहाँ लोडिंग बढ़ती है, ये टोटल करंट होता है IL लोड करंट, ये होता है I1 और ये होता है I2। इस तरह से जब भी लोडिंग बढ़ती है तो इस लोडिंग का इफेक्ट ना दोनों जनरेटर पे जाता है। इक्वलाइजर रिंग होने के चलते यहाँ पे भी एक करंट फ्लो होता है, और ये दोनों जनरेटर लोडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप ये इक्वलाइजर रिंग नहीं लगाओगे, इफ यू आर नॉट यूजिंग दिस इक्वलाइजर रिंग, इस केस में ये हो सकता है कि ये जो जनरेटर है ये इससे सप्लाई लेने लगे, और ये I1 लोड को भी सप्लाई करने लगे और इस जनरेटर को भी सप्लाई करने लगे। या फिर ये भी संभव है ये जनरेटर मोटर जैसा बिहेव करने लगे, और ये जनरेटर इसको भी सप्लाई करने लगे और लोड को भी सप्लाई करने लगे। तो इसमें होता क्या है, इक्वलाइजर रिंग नहीं लगाने से इट मे हैपेंड कि एक जो जनरेटर था वो मोटर जैसा बिहेव करने लगता है, और दूसरा जनरेटर दोनों को सप्लाई करने लगता है, यानी कि दूसरे एक जनरेटर को भी वो मोटर जैसा जो बन गया है, और लोड को भी। तो देयर इज अ चांस मे वन ऑफ द जनरेटर मे रन एज द मोटर। तो वन ऑफ द जनरेटर मे रन एज द मोटर, यानी कि एक जो मोटर है, एक जनरेटर है, वो मोटर जैसा बिहेव करने लगता है इस टाइप के सिचुएशन। इसलिए इक्वलाइजर रिंग लगाया जाता है पैरेलल ऑपरेशन। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज क्वेश्चन नंबर 39। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। A single phase transformer having 400 kVA each, टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होना चाहिए यहाँ पे, टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैविंग 400 kVA each when tested by Sumner test back to back test gave the following results।
W1 is the supply line, W1 in supply line, that is 8 kilowatt, W2 in the secondary series circuit when full load current circulate through secondary 12 kilowatt. Then determine the efficiency of each transformer and select the correct option. देखिए, संपूर्ण टेस्ट में दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं और दोनों आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर का लॉस होता है W1 एंड W2। एक्चुअली जो कोर लॉस होता है ना, जो PI होता है, आयरन लॉस या कोर लॉस बोलते हो, वो कितना होता है W1/2 एंड जो PCU होता है वो होता है W2/2। क्योंकि जो सेकेंडरी में फुल लोड करंट फ्लो हो रहा है, तो फुल लोड करंट फ्लो होने के चलते जो कॉपर लॉस आएगा वो रेटेड कॉपर लॉस आएगा और वो दोनों ट्रांसफार्मर का कंबाइन होगा, क्योंकि ये दो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं संपूर्ण टेस्ट में। तो ये कितना हो जाएगा W1/2, दैट विल बी इक्वल टू W1 कितना दिया है 8/2 किलोवाट, मतलब कि 4 किलोवाट हो जाएगा ये, ठीक है। एंड ये दिया है 12 किलोवाट कॉपर लॉस, तो ये हो जाएगा 12/2 मतलब कि 6 किलोवाट, ठीक है, 6 किलोवाट। नाउ पावर फैक्टर नहीं दिया है, जब पावर फैक्टर नहीं देता है तो हम लोग क्वेश्चन को यूनिटी पावर फैक्टर समझ के ट्रीट करते हैं, तो हम इसको यूनिटी पावर फैक्टर जैसा ट्रीट करेंगे। तो हमें ना आयरन लॉस मिल गया, कॉपर लॉस मिल गया, एफिशिएंसी निकालना है हमें, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल टू केवीए रेटिंग इनटू cos फाई डिवाइड बाय केवीए रेटिंग इनटू cos फाई प्लस पीआई प्लस पीसीयू, क्योंकि ये रेटेड पे है, रेटेड लोड पे आपको एफिशिएंसी निकालना है। cos फाई नहीं दिया तो cos फाई को कितना मानोगे 1, ये है 400 केवीए इंटू 1 डिवाइड बाय 400 केवीए इंटू 1 प्लस आयरन लॉस आया है 4 किलोवाट एंड कॉपर लॉस आया है 6 किलोवाट। क्यों अब सारे किलो को हम किलो नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये भी केवीए में था तो उसका भी के और इसका भी के, ये भी किलो में तो के, सारे के कॉमन होके कैंसिल हो गए, तो के लिखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ जस्ट आपको एफिशिएंसी निकाल लेना है, 400 डिवाइड बाई ये हो गया 10, 410, तो 400 डिवाइड बाई 410 विल बी द आंसर एंड दिस इज कमिंग एज 97.56, इट इज कमिंग एज 0.9756। इसलिए अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालोगे तो हो जाएगा 97.56%, ठीक है। लेट देख लेते हैं हम लोग कि ऑप्शन कौन सा है इसका, 97.56, that will be the correct answer, यानी कि ऑप्शन बी will be the correct answer of this question. Let us see the next question. Question number 40. I am reading the question. Find the value of R for the maximum power transfer to the load. यहाँ एक लोड लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू निकालनी है R की, सच दैट कि इस लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो यहां से यहां तक। ये टर्मिनल है ए बी, इस पे आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कराना है। कैसे करोगे, बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ट्रिकी बनाओगे बड़ी आसान हो जाएगा ये। देखिए आपको करना क्या है, आप ए टर्मिनल और बी टर्मिनल ले लीजिए, आपके पास ए टर्मिनल और बी टर्मिनल है, यहीं पर रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये ए टर्मिनल है, बी टर्मिनल, यहां से ए बी ले लीजिए। नाउ आप ए टर्मिनल और बी टर्मिनल में रेजिस्टेंस ऐड करिए, आपके पास 4 रेजिस्टेंस है, चारों को आपको रखना है ए बी में। तो आप ए से स्टार्ट करिए, ए से आया 9 ओम, फिर 9 ओम से आया यहाँ पे 9 ओम, ठीक है। यानी कि अगर यहां से आप स्टार्ट कर रहे हो तो 9 ओम और ये फिर आया 9 ओम, इधर ओपन सर्किट दिख रहा है, तो 9 ओम और इधर से आया 9 ओम, तो कितना रेजिस्टेंस हुआ यहां से लेके यहां तक, 9 और 9 18, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आया, दैट इज द 18 ओम। यानी कि ए से लेके और बी तक का ये ओपन है, यहाँ पे ना एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, ऐसे ये समझना है। यहाँ पे ओपन है, यहाँ कनेक्टेड है, यहाँ कनेक्टेड लाइक दिस, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है और ये ओपन है बीच में। और आपको यहाँ का रेजिस्टेंस निकालना है, इस ए बी के टर्मिनल का रेजिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ से ए से स्टार्ट हुए 9 और 9 18, आप बी पहुंच गए, तो ए से बी गए, 2 रेजिस्टेंस मिल गया सीरीज में और कितना हो गया वो 18 ओम, ठीक है। ये काम खत्म हो गया, इसका और इसका काम खत्म हो गया। नाउ फिर अब ए से स्टार्ट हुए 8 ओम और 5 ओम, 13 ओम बी पे पहुंच गए, तो ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस है लाइक दिस, और वो कितना ओम का है, वो 13 ओम का है,
वो है 13 ओम का। यही है, ए से स्टार्ट हुए बी को पहुंच गए 13 ओम, ए से स्टार्ट हुए बी को पहुंच गए 18 ओम। तो हमारे पास ये दो रेजिस्टेंस थे जिनके वैल्यू हमने निकाल लिया, एक है 13 ओम और दूसरा है 18 ओम। ठीक है, नाउ अब हमें यहाँ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब हमें यहाँ की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देनी है, जिसको आप आर ए बी कहते हो और इसी को आर कहते हो। तो आर ए बी आर के बराबर हो जाएगा और उसी समय हमारा वैल्यू मैक्सिमम ट्रांसफर हो जाएगा। तो फॉर MPT maximum power transfer, R should be equal to RAB. R should be equal to RAB. That will be equal to 13 ohm parallel with 18 ohm. यानी कितना हो जाएगा 13 into 18 डिवाइड बाई 13 प्लस 18 एंड दैट इक्वल टू 13 into 18 डिवाइड बाई 13 प्लस 18 दैट इज 31। 7.58 आ रहा है, 55 आ रहा है, तो 7.6 ले लेते हैं हम लोग, 7.6 ओम। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 7.7, दैट इज द ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमें मैक्सिमम वैल्यू आर की वैल्यू निकालनी थी जिससे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सके। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर 41। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। टू कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज and their effective inductance is found to be 20 millihenry. When the connection of one coil are reversed, the effective inductance is 6 Henry. If the coefficient of coupling is 0.6, then self inductance of each coil and mutual inductance will be. क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास दो कॉइल हैं, एक कॉइल है L1, दो कॉइल है L1 और L2 उसके सेल्फ इंडक्टेंस है और म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम होता है, तो एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। आपके पास ये एक कॉइल है लाइक दिस और ये इस तरह के हैं। ये हो गया आपका पहला कॉइल, यानी कि कॉइल 1 बोल सकते हो आप, जिसका सेल्फ इंडक्टेंस हम मान ले रहे हैं ये L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। ये डॉट है, यहाँ डॉट है, करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो डॉट में इंटर कर रहा है। इन दोनों के बीच में जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है, M है। एक बार इस तरह के कनेक्शन किए गए हैं, इस समय जो आपका टोटल इंडक्टेंस होता है ना L इन इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, क्योंकि डॉट इंटर करोगे करंट कहीं से भी तो डॉट पे इंटर करेगा या डॉट पे एग्जिट करेगा, तो ये एडिटिव पोलैरिटी इसको बोला जाता है। और इस केस में कितना होता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, इसका भी M और इसका भी M दोनों का ऐड हो जाता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है एक कॉइल को यहां कनेक्ट करो, दूसरे कॉइल को यहां कनेक्ट करो, बट एक कॉइल का डॉट यहां है, दूसरे कॉइल का डॉट यहां है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक डॉट पे अगर करंट इंटर हो रहा है तो दूसरे डॉट पे करंट एग्जिट हो रहा है, ये ऑप्शन होता है। तो इस तरह के करने पे, और इसके बीच का सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, द सेम M। ठीक है, अब इस केस में जो आपका टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होता है दैट इज द L इक्विवेलेंट, दैट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2। इंडक्टेंस तो ऐड होता है बट म्यूचुअल इंडक्टेंस बिकॉज कि ये करंट इंटर हो रहा है और यहाँ एग्जिट हो रहा है तो ये सब्ट्रैक्टिव कपलिंग है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2M, इसका भी माइनस का M और इसका भी माइनस का M, दैट इज माइनस का 2M। तो हमारे पास ये दो फॉर्मूला होते हैं किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस कपलिंग का। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो एक फैशन में कनेक्ट है तो वैल्यू है 20, दूसरे फैशन में कनेक्टेड तो वैल्यू है 6। इसका मतलब यह है कि जब वो इस फैशन में है यानी कि एडिटिव कपलिंग है तब 20 है, जब सब्ट्रैक्टिव कपलिंग है तो 6 है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अच्छा एक और पॉइंट क्या दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6। आपको निकालना है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ईच कॉइल एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। चलिए तो पहला पॉइंट लेते हैं, लेट इट बी कि L1 प्लस L2 प्लस 2M इक्वल टू 20 एंड L1 प्लस L2 माइनस 2M इक्वल टू 6। ये दिया हुआ है दोनों वैल्यू, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है, राइट। यहाँ L1 प्लस L2 प्लस 2M इक्वल टू 20 एंड L1 प्लस L2 माइनस 2M इक्वल टू 6, ये दोनों वैल्यू दिया हुआ है। यहां से अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू विल गेट वन इक्वेशन ऑफ L1 प्लस L2 दैट विल बी इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 26। लेट इज कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। एंड अगर दोनों को आप माइनस करोगे तो कितना वैल्यू मिलेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4M इक्वल टू, अगर माइनस करोगे तो दैट विल बी
14। अगर इन दोनों को माइनस करोगे यू विल गेट 4m, माइनस करोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस करोगे तो 20 में से 6 गया, दैट इज 14। तो आप यहां से क्या निकाल पाओगे, m। m की वैल्यू कितनी हो गई, 14/4। आंसर देख लेते हैं पहले, 14/4 कितना आ रहा है, 14/4 दैट इज इक्वल टू 3.5। तो अगर केवल एक ही ऑप्शन में 3.5 होगा तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अब दो ऑप्शन हैं, ये ऑप्शन तो ऐसे भी गया, ये ऑप्शन ऐसे भी गया, अभी बच गया दो। अगर एक में रहता ना तो हमारा काम ही खत्म हो जाता। तो आइदर इट विल बी दिस वन और इट विल बी दिस वन, या बी होगा या सी होगा। दो तो यहाँ पे गायब हो गए, मतलब कि ए और डी तो चले गए क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब इसके लिए हिंट्स में क्या दिया हुआ है, इसके लिए हिंट्स में ये दिया हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, 0.6। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग कितना है, दैट इज 0.6। तो अगर आपको ये बात पता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के टर्म में जो फॉर्मूला होता है, सिंस म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू के इंटू अंडर रूट L1 इंटू L2 होता है, ये फॉर्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। दिस इंप्लाइज दैट के की वैल्यू 0.6 है, पहले स्क्वायर कर लीजिए, एम स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इंटू L1 इंटू L2 हो जाएगा, L1 इंटू L2 हो जाएगा, ठीक ना। यहां से हम लोग करेंगे क्या, हम लोग L1 और L2 का रिलेशन निकाल लेंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। चलिए समझते हैं कैसे। m का वैल्यू कितना निकाले हो आप, 3.5, ध्यान देते जाओ, 3.5 का स्क्वायर, k का वैल्यू कितना दिया है, 0.6 का स्क्वायर, इज इक्वल टू L1 क्रॉस L2, जस्ट फाइंड करिए वैल्यू। अब देखिए 3.5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 0.6 का स्क्वायर, ये आएगा 34.03, ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज अगर आप L1 को निकालने जाओगे L2 के टर्म में, या L2 को निकालने जाओगे L1 के टर्म में, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 34.3 के बराबर होना चाहिए। L1 इंटू L2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, L1 क्रॉस L2 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 34 के बराबर होना चाहिए। अब आज ये इस ऑप्शंस में फिर दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 34 कौन सा आ रहा है, दैट विल बी द आंसर। तो 12 इंटू 3 कर रहे हो तो हो रहा है 36। और नेक्स्ट देख लीजिए, अगर 13.09 इंटू 1.91 कर रहे हो, दैट इज कमिंग एज 13.09 इंटू 1.91, एंड ये है 12 इंटू 3, 36। इधर कितना आ रहा है, दैट इज कमिंग एज, ओके, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट L1 इंटू L2 का प्रोडक्ट होना चाहिए 34, ठीक है। अगर यहां से हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तब भी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि इन दोनों में ना ही इसका वैल्यू 34 आ रहा है, ना ही इसका वैल्यू 34 आ रहा है। एक बार और कर लेते हैं, 0.9 इंटू 1.91, ये आ रहा है 25, और इधर आ रहा है 12 इंटू 3, दैट इज 36। सो I've done one mistake। क्या मिस्टेक किया है यहाँ पे, ये L1 प्लस L2 इक्वल टू 26 नहीं होगा, ये 2 टाइम्स, यहाँ 2 छूट गया है, 2 टाइम्स L1 प्लस L2 इक्वल टू 26 होगा। इसको ऐड करोगे तो 2L1 प्लस 2L2, तो 2 टाइम L1 प्लस L2 इक्वल टू 26 होगा, ये ऐड करोगे। मतलब ये है यहाँ से L1 प्लस L2 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 26। अब L1 प्लस L2 इक्वल टू 26 होना चाहिए, और यहाँ पे L1 इंटू L2 इक्वल टू 34.3 होना चाहिए। तो अब आते हैं ऑप्शंस में। ये बनाने से पहले ना यहाँ से आप ऑप्शंस चेक कर सकते थे। L1 प्लस L2 का वैल्यू 26 और म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू 3.5, ये तो आएगा क्योंकि जब इसको माइनस करोगे तो ये 10 प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 14, 14/4 इक्वल टू 3.5, ठीक है ना। अब एक्चुअल ना इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत हुआ, देखिए दोनों का एडिशन 26 होना चाहिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस के हिसाब से ये और ये तो हमने काट दिया, लेकिन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 13। यही देख क्या हो ना, L1 प्लस L2 कितना होना चाहिए, 13। तो ना ही ये आंसर है और ना ही ये आंसर है, इसका कोई भी आंसर नहीं हो रहा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के हेल्प से तो हम लोग 3.5 मार रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी 3.5, चलिए समझ में आ रहा। लेकिन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, L1 प्लस L2, दैट विल बी 20 और 6 26 डिवाइड बाई 2, ये 13 होना चाहिए, जो कि कोई भी वैल्यू नहीं है, इसमें कोई सा भी वैल्यू 13 नहीं है।
इसलिए इसका कोई भी आंसर हम लोग मार नहीं पाएंगे। तो हम लोग या तो बी और सी में चाहो तो लगा सकते हो कोई सा भी। अब 12 3 15 हो रहा है और ये आपका 13 और 2 15 हो रहा है, दोनों की वैल्यू 15 हो रही है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये ना 6 होगा नहीं, ये दोनों के एडिशन करने में 15 आ रहा है ना, तो ये होना चाहिए 10 या फिर इधर कभी 24 होना चाहिए। क्वेश्चन जहां से प्रिंट किया गया है वो गलती प्रिंट किया गया, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग। यानी कि बट ये जो ऑप्शंस बनाने का तरीका है वो यही फॉलो होगा, दैट विल बी द आंसर। यहां से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे और पहले ना ये चेक करना कि L1 प्लस L2 की वैल्यू ऐड करने पे आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि L1 प्लस L2 की जो वैल्यू है ये तो आप ऐड करके निकाल लोगे। अगर दोनों की वैल्यू अगर ऑप्शंस में कोई सा भी ऑप्शंस मिल जाएगा, एम निकाल लेना और ये चेक करना, जैसे मिल जाएगा आंसर मार देना, ये बनाने की जरूरत नहीं होती है। अदरवाइज आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हो, तब L1 इंटू L2 की प्रोडक्ट निकाल लेना। अब कहोगे कि सर एक्चुअल कैसे बनाएंगे, तो ये आपको हालांकि कंपटीटिव एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है। तब अगर L1 प्लस L2 की वैल्यू मिल L1 इंटू L2 की वैल्यू मिल जाएगी, तो अब आप यहां से किसी एक वैल्यू को एक वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए L1 निकालना है, तो L2 को L1 के फॉर्म में निकाल लीजिए, तो L2 कितना हो जाएगा, दिस बटा L1, यहाँ पुट कर लेंगे हम लोग और वहां से L1 की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह से L2 की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, जो भी आपको वैल्यू निकालना है, L2 निकालना है, तो L1 को L2 के टर्म में निकाल लीजिए, तो L1 इक्वल टू दिस बटा L2 हो जाएगा। अब उस L2 की जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए और निकाल लीजिए। तो आपको जो निकालना होगा निकाल सकते हैं एक्चुअल वैल्यू, बट उस तरह से कंपटीशन में नहीं निकाला जाता है। एम निकाल के दोनों का एडिशन देख के आंसर टिक करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42. A graph of a network has 8 nodes, 5 independent loop, and the number of branches of the graph is A, B, C and D, 11, 12, 13 and 14. अच्छा, ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये किसी और का क्वेश्चन यहाँ है। तो क्वेश्चन पेपर में भी वैसे ही है। यहाँ इस ये जो क्वेश्चन है ये इसका क्वेश्चन नहीं है, ये 40 नंबर क्वेश्चन का है। नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। आपके पास नोड कितने दिए हुए हैं, n की वैल्यू दी हुई है नोड इक्वल टू 8, लूप की वैल्यू कितनी दी हुई है, L इक्वल टू 5। आपको निकालना क्या है, ब्रांच इक्वल टू कितना होगा। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, द लूप इक्वल टू ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है। L इक्वल टू बी माइनस एन प्लस 1, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। आपको ब्रांचेज निकालने हैं, नंबर ऑफ ब्रांचेज निकालने हैं। लूप दिया हुआ है 5, ब्रांच आपको निकालना है, नोड दिया है 8 नोड एंड प्लस 1। 8 प्लस 1 करोगे तो हो जाएगा -7, इधर लेके आओगे हो जाएगा 12। तो b इक्वल टू 12, द करेक्ट आंसर विल बी b 12। अच्छा, ब्रांच 12, b 12 नहीं है भाई, ब्रांच नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू 12, नंबर ऑफ ब्रांच इक्वल टू 12, ये आंसर है इसका। अनफॉर्चुनेटली मैच कर गया। तो b इक्वल टू 12, 12 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43. In the two-port network shown below, the parameter h11, the h11 parameter where h11 equal to v1 by i1 when v2 equal to 0 in ohm is। तो आपको क्या निकालना है, v1 by i1 when v2 equal to 0 निकालना है। अब देखिए v2 equal to 0, तो 0 होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। v2 equal to 0, 0 होने का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। मतलब ये हो गया आपका शॉर्ट सर्किट। अब अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, इट इज द शॉर्ट सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी कि V2 की 0 करोगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट। अब आपको क्या निकालना है, V1 by I1 निकालना है। आपको क्या निकालना है, V1 by I1। तो मान लीजिए इस पॉइंट का वोल्टेज मान लीजिए सम V है, इस पॉइंट का वोल्टेज मान लीजिए सम V है, V। अब क्या करिए, केसीएल लगा लीजिए, अप्लाई केसीएल एट V, अप्लाई केसीएल एट V, V पे आप अप्लाई कर लीजिए। और हमने V2 को 0 कर दिया है ऑलरेडी, शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अगर अप्लाई करेंगे तो ये करंट इंटर हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई करना है, करंट I1 इंटर हो रहा है, तो हो जाएगा -I1। ये I2 2I1 जा रहा है यहाँ से, तो जब जाता है तो उसको प्लस लेते हैं, तो प्लस 2I1, इंटर किया I1, गया I2 तो प्लस हो गया 2I2। नेक्स्ट यहाँ का ये वोल्टेज, ये तो शॉर्ट सर्किट है यहाँ पे, यानी कि ये टर्मिनल नीचे की तरफ है, ये टर्मिनल कहाँ है, नीचे की तरफ, शॉर्ट है। तो V माइनस, इसको हमने रेफरेंस मान रखा है, ये 0 है, तो V माइनस 0 by 1, तो कितना हो गया, प्लस का V,
V माइनस जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी V माइनस जीरो डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया प्लस का V डेट इज इक्वल टू 0। नाउ अब आपको करना क्या है, यहां से अगर सॉल्व करोगे तो माइनस होकर कितना हो जाएगा I1, 2I1 माइनस I1 इक्वल टू I1 प्लस 2V इक्वल टू 0। अब आपको V का वैल्यू निकाल लेना है इन द टर्म ऑफ V1। यहाँ पे आप केवीएल अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे केवीएल अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज V कितना होगा, V1 माइनस I1 इंटू R1, R1 की वैल्यू 1 दी हुई है तो इसका मतलब I1। यहां से अगर आप केवीएल इसमें अप्लाई करोगे तो यहाँ की वोल्टेज कितनी होगी, जो भी ये वोल्टेज है माइनस ये ड्रॉप दैट विल बी V। तो यानी कि सिंस V इक्वल टू V1 माइनस ये V1 माइनस ये वोल्टेज ड्रॉप कर लो, यहाँ की वोल्टेज मिल जाएगी V। तो V1 माइनस I1 इंटू R1, तो R1 1 ही है, I1 इंटू 1 इक्वल टू V इक्वल टू V1 माइनस I1 इंटू 1। जस्ट इसको पुट करिए, I1 की वैल्यू तो 1 ही है, दिस इंप्लाइज I1 प्लस 2 टाइम V1 माइनस I1 इक्वल टू 0, I1 plus 2 time V1 minus I1 equal to 0, and that is equal to I1 plus 2V1 minus 2I1 equal to 0, right। नेक्स्ट यहां से माइनस करोगे तो माइनस I1 हो जाएगा, उसको उधर भेज दो I1 को, तो दिस विल कमिंग एज 2V1 equal to I1 and then V1 by I1 equal to I1 किधर भेज दीजिए 1/2, यहां चल जाएगा 1/2 मतलब 0.5 will be the correct answer, answer will be the C, option C will be the correct answer, that is 0.5। let us see the next question, this question number 44। a series RLC circuit is connected across 240 volt 50 hertz supply, when the voltage across capacitor is 250 volt, a maximum current of 0.5 ampere follow in the circuit, find the inductance। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक आरएलसी सर्किट है, आपके पास एक आरएलसी सर्किट है, ठीक है, और ये आरएलसी सर्किट एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, ये आरएलसी सर्किट एसी सप्लाई से कनेक्टेड है, ये कितना 240 वोल्ट है एंड 50 हर्ट्ज है, 240 वोल्ट है एंड 50 हर्ट्ज की सप्लाई से कनेक्टेड है। यहाँ की जो वोल्टेज आ रही है दैट इज 250 आ रही है, यानी कि कैपेसिटर की क्रॉस की जो वोल्टेज आ रही है वो कितना आ रही है 250 आ रही है। और ये भी बोल रहा है कि इस समय यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर एंड अ मैक्सिमम करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज फ्लो इन द सर्किट। तो जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो किसके थ्रू फ्लो होता है, आर के थ्रू। क्यों आर के थ्रू, क्योंकि इस समय यहाँ का जो वैल्यू होता है एक्सएल जे एक्सएल और यहाँ की वैल्यू होता है जे एक्सी, और ये दोनों क्या हो जाते हैं बराबर, एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, और तभी जाके मैक्सिमम करंट फ्लो होता है। तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता है एट रेजोनेंट पे, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है मैक्सिमम करंट फ्लो होगा, तो एट रेजोनेंस एक्सएल बराबर एक्सी होता है। अगर एक्सएल एक्सी होगा और सीरीज है तो सेम ही करंट फ्लो होगा, इसका मतलब आई इंटू एक्सएल दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, और इसको आप क्या बोलोगे VL इक्वल टू VC। तो जो भी वोल्टेज होगा किसके अक्रॉस, इंडक्टर के अक्रॉस, वही वोल्टेज होगा किसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। दिस विल गिव यू VL इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक है। अब इतना होने के बाद VL इक्वल टू 250 वोल्ट होने के बाद अब आते हैं मेन चीज पे। तो VL का फॉर्मूला कितना होगा, I इंटू एक्सएल, अभी लिखे भी हैं I इंटू एक्सएल, दिस इंप्लाइज I कितना है 0.5 इंटू एक्सएल का फॉर्मूला कितना होता है 2 पाई एफ इंटू एल, ये जनरलाइज फॉर्मूला है 2 पाई एफ इंटू एल, दिस इंप्लाइज ये हो गया VL, और ये कितना आया है 250 आया है, 2 पाई की वैल्यू पता है 50 हर्ट्ज ये भी दिया हुआ है, तो 250 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 पाई इंटू 50 इंटू एल, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल फ्रॉम हियर। सारे वैल्यूज आपके दिए हुए हैं, जब आप एल की वैल्यूज निकालोगे तो ये आएगा, यहाँ पे 50 होना चाहिए, इट इज द 50 हर्ट्ज, जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एल। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार में,
ये चला जाएगा आपका कैंसिल होके 0.5 पे और ये 5 है तो कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एंड उस तरह से आप ये 10 भागा 2 पाई कर लो, द आंसर विल बी 10 भागा 2 पाई, 10 भागा और 5 भागा 2 पाई, 5 भागा पाई। इट इज कमिंग एज 1.59 यानी कि 1.58, दैट इज कमिंग एज द वैल्यू ऑफ, फाइंड द इंडक्टेंस निकालना है, ये माइक्रो हेनरी होना चाहिए। इंडक्टेंस की वैल्यू फराड में नहीं होती है, इट शुड बी इन हेनरी। तो यहाँ पे ये वैल्यू ध्यान रखोगे, दीज आर 6.3 6 पॉइंट दिस हेनरी 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 हेनरी। तो फाइंड द इंडक्टेंस पूछ रहा है तो हेनरी होगा, दैट विल बी 1.58। द करेक्ट आंसर विल बी 1.5 1.59 आ रहा है। so 1.59 हेनरी आ रहा है, राइट। 1.59 माइक्रोफराड दिया हुआ हेनरी आ रहा है। लेकिन एक मिनट को तो थोड़ा सा कैपेसिटेंस भी निकालने, हो सकता है यहाँ इंडक्टेंस ना देखे कैपेसिटेंस दिया हो। अगर इंडक्टेंस ना पूछे कैपेसिटेंस पूछा हो, अगर इंडक्टेंस पूछता है तो 1.59 हेनरी आ रहा है ना, ये 1.59 एच। तो हेनरी अगर कैपेसिटेंस पूछेगा तो 1.59 एच आ रहा है। और साथ ही हम लोग कैपेसिटेंस भी निकालते हैं, इंडक्टेंस तो पता चल गया, कैपेसिटेंस भी निकाल लेते हैं। शायद कैपेसिटेंस से आंसर दिया हुआ है, मे बी। कैपेसिटेंस कैसे निकलेगा, कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो सिर्फ वही फॉर्मूला लगेगा, VC इक्वल टू I इंटू XC, I इंटू XC। दिस इंप्लाइज 250 इक्वल टू 0.5, XC का कितना होता है 1/2 पाई FC, ये फॉर्मूला हो गया। एंड यहां से इसको C को इधर भेज दीजिए तो C इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाई 250 इंटू 2 पाई इंटू F, मतलब 50। क्या किए, C को इधर भेज दिए और इन सबको इधर भेज दिए। जस्ट फाइंड आउट द वैल्यू, 250 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 50, 0.5 भागा आंसर। इट इज कमिंग एज C इक्वल टू 6.36 माइक्रोफराड। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या था। एक्चुअल में ये बिहार बीपीएससी का जो क्वेश्चन है ना, इतना एरर होता है क्या ही बताएं। चलिए, तो ये आंसर आ रहा है 6.36 माइक्रोफराड। 6.36 माइक्रोफराड ये दिया हुआ है, द आंसर विल बी ए, बट द क्वेश्चन इज नॉट फाइंडिंग द इंडक्टेंस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द कैपेसिटेंस, ये क्वेश्चन होगा। एंड द आंसर विल बी इन माइक्रोफराड 6.37। तो जहां से ये कॉपी करता है सब क्वेश्चन ना, वहां पे प्रॉपर कॉपी नहीं होने के चलते ये सब कांड होता है, ये बीपीएससी का प्रॉब्लम है। चलिए, तो इंडक्टेंस नहीं निकालना था, इंडक्टेंस शुड बी इन हेनरी, इट शुड नॉट बी इन माइक्रोफराड। तो हमें ये लगा कि इंडक्टेंस निकालना है तो ये माइक्रोफराड नहीं होगा, ये हेनरी में होगा। इंडक्टेंस निकालोगे तो 1.5 नहीं है, कैसे निकालना है बता दिए हैं। इसमें कैपेसिटेंस निकालना है तो 6.36 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमने कैपेसिटेंस निकाल दिया, हालांकि इस क्वेश्चन में एक्चुअल आंसर दिया नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ है। Now let's see the next question, that is question number 45. A 200 volt DC shunt motor develop a torque of 54 Newton meter at an armature current of 10 ampere. The torque developed when armature current is 20 ampere is. It's simple सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक डीसी शंट मोटर है और टॉर्क कितना डेवलप कर रहा है, दैट इज डेवलपिंग 54 न्यूटन मीटर। एक्चुअली शंट मोटर में जो टॉर्क होता है ये प्रोपोर्शनल होता है आईए के। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। दिस इंप्लाइज जो आपका T1 दिया है वो कितना दिया हुआ है, T1 बटा T2 डायरेक्ट लिख लेते हैं हम, इक्वल टू IA1 बटा IA2। दिस इंप्लाइज T2 इक्वल टू T1 देखिए 54 इंटू I2 दिया है 20 एम्पियर डिवाइड बाई 10 एम्पियर। दूसरा बार करंट कितना दिया है IA2 ना, IA2 कितना दिया है 20 एम्पियर।
20 एम्पियर, IA1 इज 10 एम्पियर, तो 20/10 ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज कमिंग एज 108 न्यूटन मीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, तो 108 न्यूटन मीटर, दैट इज करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर C. Let us see the next question, that is question number 46. I am reading the question once. A synchronous motor and an alternator are delivering about 5% of their rated power at unity power factor. अच्छा, जो दोनों मोटर है वो 5% लोड है, लोड दोनों में 5% है, और इस 5% लोड पे यूनिटी पावर फैक्टर में ऑपरेट कर रहा है। If this machine are loaded up their rated capacity, यानी कि अब करंट बढ़ेगा, कैपेसिटी आपकी रेटेड होगी, then the armature currents decrease, motor operate at lagging power factor and alternator at leading power factor. Increase यानी कि आर्मेचर करंट इंक्रीज, मोटर ऑपरेटेड लीडिंग पावर फैक्टर एंड अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर। इंक्रीज बोथ ऑपरेटेड लैगिंग पावर फैक्टर, इंक्रीज मोटर ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर एंड अल्टरनेटर एट लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए, सबसे पहले अगर लोड बढ़ेगा, यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट हो रहा था 5% लोड पे, अगर लोड इंक्रीज करेगा इसका मतलब आर्मेचर करंट इंक्रीज करेगा, यानी कि आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, डिक्रीज तो नहीं होगा। आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, डिक्रीज तो नहीं होगा, यानी कि ये आंसर तो नहीं होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इंक्रीज होगा, अब इंक्रीज में देखना है पावर फैक्टर पे क्या होता है। तो जैसे आर्मेचर करंट, नॉर्मल आर्मेचर करंट को इंक्रीज करते हो तो जो पावर फैक्टर है ना, यूनिटी से लैगिंग की तरफ जाती है। किसमें? जनरेटर के केस में, और अल्टरनेटर के केस में, जनरेटर मतलब अल्टरनेटर। और इन केस ऑफ मोटर, जैसे ही आर्मेचर करंट इंक्रीज करते हो तो यूनिटी पावर फैक्टर से, जो पावर फैक्टर होता है वो यूनिटी पावर फैक्टर से लीडिंग की तरफ जाता है। ठीक है, लीडिंग की तरफ जाता है, यानी कि जनरेटर स्टार्ट ऑपरेटिंग एट अ लैगिंग पावर फैक्टर एंड मोटर स्टार्ट ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर ना। तो अगर वो जनरेटर है तो लैगिंग पावर फैक्टर में जाएगा, और अगर मोटर है तो वो लीडिंग पावर फैक्टर में जाएगा, यानी कि मोटर ऑपरेट्स एट लीडिंग पावर फैक्टर एंड अल्टरनेटर ऑपरेट एट लैगिंग पावर फैक्टर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी होगा, यानी कि मोटर जो है लीडिंग पावर फैक्टर में चला जाएगा, अगर आप करंट बढ़ाते हो, आर्मेचर करंट बढ़ाते हो तो वो लीडिंग पावर फैक्टर में चला जाएगा, एंड अल्टरनेटर लैगिंग पावर फैक्टर में चला जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर के बाद। दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि आंसर विल बी बी। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47. द पावर इज मेजर्ड इन a 3-phase load by the 2 watt meter method. The reading of 1 watt meter is 5000 watt and other watt meter deflect reverse direction. The interchanging the potential terminal, the second watt meter reads 1000 watt. The total power consumed by the load is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जो वाट मीटर है वो कितना, P1 के वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5000 वाट। ठीक है, दूसरा जो वाट मीटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा था, इसलिए उसकी टर्मिनल चेंज कर दी गई। तो उस केस में जब टर्मिनल चेंज किया गया तो जाके जो वाट मीटर का रीडिंग आ रहा है वो 1000 वाट आ रहा है। तो क्योंकि आप टर्मिनल चेंज कर दिए हैं तो इसलिए इसको कैसे लिखते हो, नेगेटिव साइन के साथ लिखते हो, तो -1000 वाट आ रहा है। आपको टोटल पावर निकालना है तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, जो सिंपल फॉर्मूला होता है ये, बट ये माइनस लगाना, ये इंपॉर्टेंट है रिवर्स करने के साथ। तो ये हो जाएगा 5000 माइनस 1000, दैट इज इक्वल टू 4000 वाट विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि द 4000 वाट विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल का। दैट्स ऑल, थैंक यू।